कितना चैलेंजिंग था वन पीस के लाइव एक्शन कैरेक्टर्स को एनिमे की तरह जस्टिस दे पाना। वन पीस की कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी जो इस लाइव एक्शन में दिखने वाली थी, बट उसे एन मौके पर कट कर दिया गया। आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मेकअप और आर्ट डिपार्टमेंट को इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। कैसे दिखाया गया था लूफी का स्ट्रेची और बगी के चॉप चॉप सीक्वेंसेस को, और साथ ही साथ कौन से बड़े बड़े डिफरेंसेस रहे हैं ओरिजिनल एनिमे और इस नेटफ्लिक्स सीरीज के बीच में। एनिमे को लाइव एक्शन में अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसके कारण ही बहुत सारे लाइव एक्शन अडेप्टेशन फेल ही होते आए हैं। बट ऐसा लगता है कि वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज ने इन सभी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। यही रीजन है कि नेटफ्लिक्स की वन पीस सीरीज को इतना सारा प्यार फैंस और कैजुअल फैंस दोनों की तरफ से मिल रहा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है रॉनी, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उसी के साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वन पीस तो लाइव एक्शन में अब जाकर आया है, बट इसकी पॉपुलैरिटी इसके एनिमे सीरीज से बड़ी थी, जिसकी जापान के टोय एनिमेशन ने अक्टूबर 1999 को प्रीमियर किया था। और ये बेसिकली बेस था इचिरो ओडा के मांगा सीरीज पर, जिसे 1997 में पब्लिश करना शुरू किया गया था। फिलहाल एनिमे कम्युनिटी में वन पीस की मांगा और एनिमेशन दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं, जहां पर मांगा में 1997 से लेकर अब तक 106 वॉल्यूम्स रिलीज हुए हैं, और वहीं पर टीवी सीरीज के अंदर इसके 20 सीजन्स रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें इस सीरीज का टोटल काउंट 1071 है। और ये दुनिया की सबसे हाई रेटेड एनिमे में से एक है, और इसी पर इस सीरीज को बेस किया गया है। जहां पर जुलाई 2017 में वीकली शोनेन जंप के एडिटर एंड चीफ हिरोयुकी नाकानो ने इस बात को अनाउंस किया था कि वो टुमारो स्टूडियोज के साथ मिलकर इस एनिमेशन की लाइव एक्शन पर काम कर रहे हैं। फाइनली 2020 में इस बात को अनाउंस किया गया कि नेटफ्लिक्स के साथ इस कोलैबोरेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। ओरिजिनल जापानीज डब का कोई भी जवाब नहीं है, और यही कारण है कि दुनिया में नॉन जापानीज स्पीकिंग लोगों ने इस पूरी की पूरी सीरीज को जापानीज में ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखा होगा। और उसी इंटेग्रिटी को इस शो के अंदर मेंटेन करते हुए यहाँ पर जापानीज में एनिमेशन के सारे ओरिजिनल एक्टर्स ने ही इस लाइव एक्शन को अपनी आवाज दी है, इंक्लूडिंग मायोमी तनाका, जिन्होंने आज तक लूफी को अपनी आवाज दी है। इस सीरीज के लुक्स और इसके प्रोडक्शन डिजाइन मांगा और एनिमेशन के हिसाब से काफी करीब थे, जहां पर रिचर्ड रिज इस एडिटर सीरीज के इंचार्ज थे, वहीं पर डायना सीरियस इस सीरीज की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और इन दोनों ने ही इचिरो ओदा के मांगा में से बहुत सारी इंस्पिरेशन ली थी। स्पेशली अगर बात की जाए हेयर्स के लुक की, तो यहाँ पर इस सीरीज की मेकअप सुपरवाइजर अमेंडा रॉस मैकडोनाल्ड ने कई सारे रियल ह्यूमन हेयर विग का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स के लिए कलर्ड विग्स का ही इस्तेमाल किया था, जिनमें हर एक्टर के लिए कम से कम 2 विग्स को जरूर बनाया गया था। साथ ही साथ इन्हें अलग अलग लेवल पर कलर भी किया गया था। फॉर एग्जाम्पल नामी के बालों को ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और गोल्डन हाईलाइट्स के साथ कलर किया गया था। वहीं पर कैरेक्टर्स की लुक्स को डिजाइन करने के लिए भी काफी सारे इंस्पिरेशन लिए गए थे, जहां पर एनिमे के काफी सारे डाई हार्ड फैंस के लिए बहुत सारे ईस्टर एग इनकी लुक्स में छुपाए गए थे। लेकिन अगर वहीं पर बात करें लूफी की आइकॉनिक हैट की, तो वहां पर तकरीबन इसके 45 वर्जन को सीरीज में यूज किया गया है। इस सीरीज में ऊता भी हमें अपने यंग फॉर्म में देखने को मिलती, जिसे पहले तो स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड तो किया गया था, बट फाइनली उसे हटा दिया गया, और शायद वो हमें इस सीरीज में तब देखने को मिलती जब शैंग अपनी हैट को लूफी को पास ऑन करता है। और अगर आप बात चीजों की होने और ना दिखने की जा रही है, तो इस सीरीज के क्रेडिट्स के दौरान हमें एक मैप दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे ऐसे डिटेल्स भी हैं जिन्हें अब तक इस सीरीज में मेंशन नहीं किया गया है, बट इसे फ्यूचर के लिए जरूर टीज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस मैप को कॉम के द्वारा इशू किया गया है, जिसका फेस हमें टाइटल के एंड में भी दिखता है। साथ ही साथ इस मैप में गोट आइलैंड का भी मेंशन है, जो कि बेसिकली एक रियल एनिमल्स का एक आइलैंड होता है। इसके साथ ही इस मैप में लेक टाउन का भी मेंशन है, और तो और ओइकॉन किंगडम, सिक्सिस कोजिया और कुमाते ट्राइब का भी इस मैप के अंदर मेंशन है, जो फ्यूचर में हमें जरूर देखने को मिलेगा।
अब ऑफ कोर्स ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के हिसाब से जब चीजें अडॉप्ट की जाती हैं तो बहुत सारे डिफरेंस उसमें किए जाते हैं, और ऐसा ही इस सीरीज के अंदर भी है, जिनमें दर्जन से भी ज्यादा कई सारे छोटे बड़े चेंजेस किए गए हैं। और उनमें से कुछ की अगर बात की जाए तो इस सीरीज में सबसे पहले शुरुआत ही हमें गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन से दिखाई जाती है, लेकिन एनिमे के अंदर हमें गोल्डी रॉजर की कहानी एनिस लॉबीज हार्ट के आर्क के दौरान दिखाई गई थी। वहीं पर मॉन्की डी काप को सीरीज के अंदर शुरू से ही सेंट्रल रोल दिया गया था। साथ ही साथ हमें लूफी का सीरीज के अंदर जैसे इंट्रोडक्शन दिखाया गया था, एनिमे के अंदर इस तरह का इंट्रोडक्शन असल में था ही नहीं, बल्कि एनिमेशन के अंदर उसे सीधे तैरते हुए बैरल के अंदर दिखाया गया था। साथ ही साथ इस सीरीज को रियलिस्टिक और थोड़ा डार्क बनाने के लिए कॉमेडी पर थोड़ा कम फोकस किया गया है, जबकि एनिमे कई बार हिलेरियस होती है। और ऐसी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जिस पर अगर बैठकर बात करें तो एक अलग से वीडियो बन जाएगी। अब आपकी बारी है, आपने कितने डिफरेंसेस नोट किए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बात अगर की जाए इस सीरीज की फिल्मिंग की, इस सीरीज की फिल्मिंग 31 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी, जो इससे पहले की 2021 में शुरू होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक के चक्कर में इसे डिले कर दिया गया। जहां पर इस सीरीज की मोस्ट ऑफ द फिल्मिंग केप टाउन में हुई है, जिसके मुताबिक ये सीरीज अब तक की साउथ अफ्रीका में सबसे महंगी प्रोडक्शन की सीरीज है। जहाँ पर इस सीरीज के कई सारे क्वेश्चन लाइन्स का एनिमे के लुक को रिक्रिएट करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही हमें कई सारे शिप्स भी देखने को मिले थे, जो कि एनिमे और मांगा के हिसाब से बहुत ही एक्यूरेट थे, और जिन्हें हल्के फुल्के चेंजेस के साथ ही इस सीरीज में दिखाया गया था। इनमें से ज्यादातर शिप्स को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में बनाया गया था, जिसमें स्पेसिफिकली बाटी नाम के शिप को जेफ विजलैंड ने जेफ को ध्यान में रखकर बनाया था, जहां पर उन्होंने बेसिकली इस शिप को 80 सीरीज के पायरेट्स कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया था, जिसमें उन्होंने इस बात का इमेजिन किया था कि क्या होगा अगर जेफ ने पायरेसी छोड़कर एक रेस्टोरेंट खोलने का सोचा होगा, और वो और उसके अलग अलग साथी इस शिप के अंदर कैसे रहते होंगे। साथ ही साथ इस शिप के साइड में फिश वाला स्कल्पचर भी जरूरी था, जिसके कारण इस चीज को इस तरह बनाया गया कि चीजें लाइव एक्शन और एनिमे दोनों को ही जस्टिस दे पाएं। इसके साथ ही इस सीरीज में चीजों को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्पेसिफिकली इस सीरीज के प्रोस्थेटिक डिजाइनर जेफ ओस्कनाइनल ने इस सीरीज के अंदर बगी रेक्लाउन और एयरलॉन्ग की नाक को डिजाइन किया था। इसमें स्पेशली एयरलॉन्ग को डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल था, जिसमें उसके कई सारे स्किन पैटर्न्स और फिश गिल्स भी शामिल थे। बट ऑफ कोर्स जैसा कि वो वन पीस फैन थे, उन्हें ये करने में बहुत ही मजा आया। लेकिन चलिए बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें लाइव एक्शन में प्रोस्थेटिक के बिना नहीं किया जाता और उन्हें विजुअल इफेक्ट से दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल मंकी लूफी की स्ट्रेचिंग पावर, और यहाँ पर उसकी गम एबिलिटी को दिखाने के लिए उनको कई सारे ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ा था, जहाँ पर उन्हें स्ट्रेचिंग के साथ साथ पुल बैक का भी इफेक्ट दिखाना था, जिसमें कार्टूनिश मोशन ब्लर का इस्तेमाल भी किया गया था। बट इवेंचुअली ये चीज थोड़ी बियर्ड और 2D स्टाइल लग रही थी, जिसके कारण यहाँ पर टेक्सचर्स में वेव्स और कर्व्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण लूफी की बॉडी देखने में कन्विंसिंग लग पा रही थी। इसके अलावा बगी द क्लाउन भी कम नहीं था, जिसने चॉप चॉप फ्रूट खाया था, और यहाँ पर इस करेक्टर के कई सारे कटे हुए सीन्स के लिए डिजिटल डबल का इस्तेमाल किया गया था, स्पेशली डिकैपिटेटेड हेड सीन के लिए। वहीं पर दूसरी ओर पानी और समुद्र इस सीरीज के बहुत ही बड़े फैक्टर साबित हुए थे, लेकिन इन्हें दिखा पाना बहुत आसान नहीं था, और बहुत सारी जगह पर पानी के अंदर बोट को दिखाने के लिए सेट पर मौजूद बहुत सारे बड़े बड़े टैंक्स का यूज किया जाता था। और इस सीरीज में लोफी और गार्प के बीच में हुई लड़ाई को एक CGI के थ्रू दिखाना था, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जहाँ पर खुले आसमान के नीचे विंड एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, जिसके चलते CGI के थ्रू एक्स्ट्रा एडिटिंग करनी पड़ती थी। वहीं पर अगर बात करें रिसेप्शन की, तो ये सीरीज काफी पॉपुलर हुई है, जहां पर इसने अपने डेब्यू के साथ द वेडनेसडे, स्ट्रेंजर थिंग 4 के भी रिकॉर्ड नेटफ्लिक्स पर तोड़ दिए हैं, जहां पर डेब्यू के साथ ही वन पीस 84 कंट्रीज के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर आया है, वो भी पूरे के पूरे एक वीकेंड के लिए। साथ ही साथ इस सीरीज को रॉटन टोमेटो पर 85% क्रिटिकल रेटिंग मिली, वहीं पर 96% का इसे ऑडियंस स्कोर मिला है, और एनिमे के डाई हार्ड फैन और कैजुअल फैंस दोनों की तरफ से इसे काफी सारा अच्छा खासा सपोर्ट मिला है।
है। तो गाइज ये थे 15 माइंड ब्लोइंग ऑसम नेटफ्लिक्स वन पीस फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारे इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।